सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेआबरू का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, लेकिन बहरकैफ कुछ इसी किस्म की कमोबेश सूरत-ए-हाल का सामना पीडीएम और पीडीएम में शरीक जमातों को आजकल करना पड़ रहा है। हर आदमी तंज तान तिश्ना और तबर्रे से काम ले रहा है। बार बार ताने मिल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो दगा दी है, जो सियासी दगा दी है नून लीग एंड कंपनी को, बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान को, उसके पीछे सबब क्या है और क्यों मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की क़यादत जो है उसकी पॉलिटिकल फोरसाइटनेस कहाँ अनका हो गई थी। क्यों उनको ये याद ना रहा कि पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमातें जो हैं, जिसमें ख़ुद वो लोग भी शामिल हैं जो नून लीग से हैं, जो फजलुर रहमान साहब के साथ है, जो पीपल्स पार्टी में है, जो किसी और जमात में हो सकते हैं, जो पीटीआई में होंगे, क्यों उनको ये ग्राउंड रियलिटी उन्होंने नज़रअंदाज कर दी कि यहाँ अवामी मफाद के नाम पर अपने मफाद का खेल जो है वो खेला जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला और इंतहाई अहम रहनुमा हैं, इंतहाई मोहतरम बाज़ लोगों के नज़दीक और बाज़ लोगों के नज़दीक क़तई नाकाबिल क़बूल हस्ती आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहा हूँ जनाब एहसन इकबाल साहब से, सीनियर रहनुमा हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ, आज भी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इनका मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मिजाज बखैर हैं, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप कोरोना से एहतियात कर रहे होंगे और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं सब देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मास्क पहनिए, फासला रखिए, हाथ धोइए और तमाम SOPs पर अमल करें, चूँकि इस बीमारी से हमने बचना भी है और लोगों को भी महफूज रखना है। राइट सर, पॉइंट नोटेड सर। अब फॉर्मल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर। जब हम SOPs के बारे में इतने सेंसिटिव होते हैं, हम प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हैं, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, तो हमारी पॉलिटिकल फोरसाइटनेस सियासी मामलात को डील करते हुए कहाँ चली जाती है? आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भी, वो एक आदमी जिसने कहा था कि सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, आप लोग इतने सादा निकले या इन्वर्टेड कॉमास में सादा थे, या कोई मजबूरी थी कि आपको भरोसा करना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर शमूलियत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करूँगा कि पीडीएम को कायम करने का मकसद किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद इंतखाबात के लिए बनाना नहीं था, बल्कि पीडीएम में सब जमातों को इसलिए शामिल किया गया था कि वो तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो पाकिस्तान में अब आइन की बालादस्ती देखना चाहती हैं, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत से ना मुल्क को फ़ायदा हुआ है ना जमहूरियत को फ़ायदा हुआ है, तो हम किस तरह मुल्क में आइन की रोशनी में एक साफ सुथरी जमहूरियत की बुनियाद रख सकें। तो तमाम पार्टीज़ को दावत दी गई और जो सारी पार्टीज़ आई, हमें उम्मीद थी और यकीन था कि वो इस जद्दोजहद में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी। अब अगर पीपल्स पार्टी ने बीच में फैसला किया है कि वो बाप पार्टी के साथ या एक सरकारी इत्तेहादी जमात के साथ नया अलायंस करे, ये उनकी चॉइस है। इससे हमारी उस जद्दोजहद पे कोई असर नहीं पड़ता जिस पे हम बाकी जमातें यकीन रखती हैं कि इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क के वफाक ने मजबूत होना है और इस मुल्क के दिफा ने मजबूत होना है। तो उसका एक ही रास्ता है कि इस मुल्क को आइन के रास्ते पे चलाया जाए, इस मुल्क की पार्लियामेंट मजबूत हो, इस मुल्क की अदलिया मजबूत हो, उससे इस मुल्क की मईशत मजबूत होगी और मईशत मजबूत होने से इस मुल्क का दिफा मजबूत होगा। दुरुस्त है सर, लेकिन एक साइंसी सवाल भी पूछना चाहूँगा। काइंडली ये मुझे बताइए,
जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें मुल्क का दिफा भी मजबूत लगता है, हमें मुल्क की एटमी असासे भी महफूज नज़र आते हैं, हमें जमहूरियत भी फलती फूलती दिखाई देती है, आवाम जो है वो हमें एक लेविश ज़िंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अपोजिशन में आते हैं तो फिर हमें जो है वो हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमारी कानों में फिर आवाम की वो चीखें सुनाई देने लगती हैं जो नॉर्मली हुकूमतों में हमें शायद सुनाई नहीं देती। कुछ यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कुछ यही हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है। और अब हैरानकुन तौर पर या बहुत सारे लोगों के नज़दीक एज एक्सपेक्टेड PTI के नज़दीक भी यही सब कुछ हुआ है। क्या फरमाएंगे सर? देखिए, मैं आपकी इस ऑब्जर्वेशन, आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि जब भी हम हुकूमत में आए हैं मुल्क ने इक़्तिसादी तौर पे तरक्की की है। 2013 में जब हम हुकूमत में आए, यहाँ पे आज किसी को याद भी नहीं है, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कभी बिजली का बहरान ही नहीं था। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। यहाँ पर UPS जो है वो बैटरीज रिचार्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि इतनी देर भी बिजली नहीं आती थी कि उनकी बैटरी चार्ज हो जाए। ये वो मुल्क है जहाँ पे हर रोज अगर 8-9 लोग दहशत गर्दी का निशाना बनते थे, लोग कहते थे सिंगल डिजिट फिगर है। आज हालात बहुत पुरअमन और पुरसकून रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने 10-12 लोगों की अमवात को रूटीन समझ लिया था, दहशत गर्दी एक रूटीन बन चुकी थी। उस मुल्क के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में दहशत गर्दी को भी ख़त्म किया, लोड शेडिंग के बहरान को भी ख़त्म किया, मुल्क की मईशत का पहिया भी चलाया, 29 अरब डॉलर की CPEC की सरमायाकारी ला के दुनिया को परेशान भी कर दिया कि पाकिस्तान ने इस कदर तेज़ रफ्तारी से CPEC पर अमल किया है। और इसके नतीजे में हमारी मईशत जो 3% के ऊपर जमूद का शिकार थी वो 5.8% तक जा पहुंची और उससे फिर कई लाख नए रोजगार पैदा हुए, सरमायाकारी आई, सनतों ने तरक्की करना शुरू की, ज़राअत ने तरक्की करना शुरू की, हम खुद कफील हुए ज़राअत के अंदर और मुल्क का किसान भी खुशहाल हो रहा था, मुल्क का मजदूर भी खुशहाल हो रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 सालों में हमने जन्नत तामीर कर दी, कोई भी जन्नत 5 सालों में नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप 2018 के मुकाबले में 2013 को देखें तो आज पाकिस्तान का कोई शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी है तो वो किसी भी लिहाज से 2013 के बराबर थे या उससे बदतर थे। हर शख्स ये गवाही देगा कि हमने हालात बेहतर करके छोड़े हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आज आप किसी से गवाही लेंगे, चाहे वो मजदूर है, किसान है, नौजवान है, नौकर पेशा इंसान है, वो ये कहेंगे 3 सालों में हमारा तेल निकल गया है। आज महंगाई की जो शरह है, जो गुर्बत की शरह है, जो बेरोजगारी की शरह है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, बदतरी आई है। मुल्क की जो मुआशी तरक्की की शरह 5.8 पे पहुंच गई थी, आज वो मनफी हो चुकी है और अब इस साल लोग कह रहे हैं कि 1 या 1.5% होगी, जबकि भारत में ये 11.5% होगी। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क में किसने खिदमत की है। आज आप कराची से सफर शुरू करें, हैदराबाद तक मोटरवे हमने तामीर की, सक्खर से आए मुल्तान तक मोटरवे हमने शुरू की, बना दी। मुल्तान से लाहौर लोग 3 घंटे में आते जाते हैं सफर करके और वो परेशान है कि हम जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे इतनी आसानी होगी। इसी तरह हजारा एक्सप्रेस वे मोटरवे है, मगरबी रूट है जो डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद का रूट उसने शॉर्ट कर दिया है। गवादर से कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, किसी भी जगह आप चले जाएं, शाहराहों का जाल है जो हम बिछा गए हैं, यूनिवर्सिटियों का जाल है जो हम बिछा गए हैं, जिनको हम कायम कर गए हैं और हम बढ़ा रहे थे। तो ये वो तरक्की है जो हमारा किसी दावा का मोहताज नहीं है, लोगों ने इसे देखा है। लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तरक्की वो भी तो हो सकती है कि जो PTI के दौर में हो रही है, अगर तो हो रही है। मेरे सामने रज़ाक दाऊद साहब का एक दावा, एक बयान पड़ा है जिसमें वो बता रहे हैं कि 10 साल बाद मुल्की बरामदात सबसे ज़्यादा 345.2 मिलियन डॉलर्स हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स हो गई हैं। तो सर तरक्की तो ये भी है, अगर मेरा ख्याल है कि अगर बगले बजाने की जाए तो हम लोग खुश हो लें। जनाब, मैं आपको बहुत अदब के साथ कहता हूँ, PTI जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है अपने अदादो शुमार PTI से मुकाबला करके। यानी कि जो पिछले साल इनकी बदतर परफॉर्मेंस थी
उससे ये मुकाबला करके कहते हैं कि इस साल हम तरक्की कर रहे हैं। मैं अब भी कहूँगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 3 साल के बाद भी उस सतह पे नहीं है जहां हमने 2018 में छोड़ी थी। तो इसमें कोई इजाफा करना चाहिए था ना। आज भी डॉलर टर्म्स में 2018 से एक्सपोर्ट 2020 में कम थी 2 साल बाद भी, और इस साल भी बमुश्किल ये शायद उस सतह पे पहुंच सके या ना पहुंच सके। तो कौन सी तरक्की हुई है? महंगाई हमने 4.5% पे छोड़ी थी, ये 11% पर ले गए हैं। डबल डिजिट इन्फ्लेशन इन्होंने फिर कर दी है। तो इसी तरह बेरोजगारी की सतह यह है कि 20 लाख से ज्यादा लोग जो जॉब्स कर रहे थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये तो कहते थे कि हम हर साल 20 लाख नया रोजगार क्रिएट करेंगे। तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं पिछले 3 सालों में, जो गुर्बत की सतह से ऊपर जिंदा रह रहे थे। लेकिन सर कुछ लोगों को नौकरियां मिली भी तो हैं। देखें, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बैरून मुल्क से, वर्ल्ड बैंक से हम उनको तोड़ करके लेके आए, फिर हमने उनको एक अच्छा मुआवजा दिया, और उसके साथ साथ वो जो वर्ल्ड बैंक से पर्क्स मिलेंगे मेरा ख्याल है कुछ खिदमत करने पर, खिदमत को आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, वो अलग हैं। फिर प्लस हफीज़ शेख साहब आए थे। हफीज़ शेख साहब भी जाहिर है कि मुल्क की जितनी खिदमत पिछले अदवार में कर चुके हैं, उसके अलावा ये वाली खिदमत को आप बोनस समझ लीजिए। नौकरियां मिली तो हैं सर, नौकरियों का शिकवा तो जायज़ नहीं है। जी, नौकरियां बिल्कुल मिली हैं, और अशराफिया को मिली हैं, इमरान खान साहब के दोस्तों को मिली हैं। लेकिन एक आम आदमी को, एक नौजवान को जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है और हाथ में डिग्री लेके किसी फैक्ट्री में और दफ्तर में जाता है, तो उसे कोरा जवाब दे दिया जाता है कि भाई हम तो पिछलों को निकाल रहे हैं, तुम्हें कहाँ से नौकरी दें। तो पाकिस्तान में एक बहुत शदीद इस वक्त डिप्रेशन है नौजवानों के अंदर, क्योंकि उनको मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक एक बहुत ख़तरनाक अमल है जो पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। हम मुल्क से पैसे के भाग जाने का तो अफसोस करते हैं, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे नौजवान प्रोफेशनल्स इस मुल्क की मईशत से मायूस होकर जिस तेज़ी के साथ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वो एक बहुत तशवीशनाक अमल है। इसलिए कि जो नौजवान एक दफ़ा मुल्क को छोड़ जाता है, वो फिर 15-20 साल से पहले वापस मुड़कर नहीं देखता। वो यूरोप में, अमेरिका में, मशरक़ वस्ता में जहाँ भी जाता है अपना मुस्तकबिल बनाता है, और एक दफ़ा सेट हो जाए तो उसके बाद फिर सोचता है कि मैं वापस जाऊँ। तो अगर पाकिस्तान से टैलेंट ही चला गया तो इस मुल्क को हम कैसे चलाएंगे? सर, पाकिस्तान से जो टैलेंट चला गया उसमें एक नाम मैं जोड़ देता हूँ, वो नाम है मोहतरम इसहाक डार साहब का। उन पर इल्ज़ाम आयद करती है मौजूदा हुकूमत कि उन्होंने रुपए को जो है वो आर्जी तौर पर अपने पैरों पे खड़ा किया, डॉलर को आर्जी तौर पर माजूर रखा, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शहबाज गिल साहब भी ऑन रिकॉर्डिंग कहते हैं 5 साल जो है समदी साहब को वजारत ख़जाना देकर लूट मार की गई। सर, पूछना ये चाह रहा था कि आपकी क़यादत और आपके लोगों पर कितने अरब रुपए, कितने करोड़ रुपए या कितने लाख रुपए के खुर्द-बुर्द, गबन या मनी लॉन्ड्रिंग इस एक वक्त तक, जब तक मैं आपसे सवाल पूछने की ज़हमत उठा रहा हूँ, साबित हो चुकी है? देखिए, एक पैसे की साबित नहीं हो सकी, 3 साल हो गए हैं, और मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए फिर हुकूमत को कहता हूँ कि 3200 अरब रुपए हमने 5 सालों में डेवलपमेंट बजट स्पेंड किया है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मुल्क के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हुए हैं। 3200 अरब रुपया, और मैंने इन्हें कई दफ़ा कहा है कि आप उसमें से 32 अरब रुपए भी खुद बुद ला दें, और जो सज़ा देंगे वो मैं कबूल करूँगा। ये सिर्फ किरदार कुशी कर सकते हैं, ये सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और इनकी इसे झूठ और बहुतान बाजी का नतीजा है कि इस वक्त मुल्क में इतनी नहुसत है इनकी इस पॉलिसी की कि इनके किसी अमल के अंदर बरकत नहीं पड़ रही। जो काम ये सीधा भी करने की कोशिश करते हैं वो भी उल्टा हो जाता है, और मुल्क दलदल के अंदर धंसता जा रहा है। और अब डार साहब की ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 5 साल मसनूई रेट रखा, देखिए 5 साल करेंसी का मसनूई रेट कोई नहीं रख सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल नहीं तो 2 साल, और उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ 5 साल हमारे करेंसी में भी इस्तेकाम था, और हमारे ग्रोथ रेट के अंदर भी एक मुस्तकिल अपवर्ड ट्रैजेक्टरी थी। ये काम आप धांधली से
या मसनूई तौर पे नहीं कर सकते जब तक कि वो एक मुस्तकिल ट्रेंड ना हो। तो इनको आते साथ तजुर्बा नहीं था, इनको मईशत की अलिफ बे नहीं पता थी, इन्हें हुकूमत चलाने का अलिफ बे का पता नहीं था। इन्होंने गलत फैसले किए, आते साथ 30-40% डिवेल्यूएशन कर दी, पॉलिसी रेट 13.25% ले गए। और अब तो जो इनके मुमकिना वजीर खजाना साहब शौकत तरीन साहब हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि ये गलत फैसले किए गए थे डिवेल्यूएशन के और पॉलिसी रेट को डबल करने के, उसने मईशत की कमर तोड़ दी है। तो ये मुस्लिम लीग नून ने तो इनकी कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखा था कि आप ये फैसले करें, ये तो इन्होंने अपनी जहालत और अपनी नालायकी से फैसले किए हैं। तो आज उसी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और जो इमरान साहब कर्जों का रोना रोते हैं, आज हमारी कर्जों की अदायगी इसलिए दुगनी हो गई है कि इन्होंने शरह सूद दुगनी कर दिया था। जब आप इंटरेस्ट रेट को डबल कर देंगे तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी। ये किसी और का कसूर नहीं है, ये खुद इमरान साहब का कसूर है जिनके गलत फैसलों की आज 22 करोड़ अवाम को सजा मिल रही है। सर एक मेरा शेर सुनते जाइए, उसी से फिर एक सवाल भी निकालूंगा। हम जो बर्बाद हैं इतने नाशाद हैं, इसमें थोड़ा करम तो तुम्हारा भी है। तो सर वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो टीका हुकूमत बताती है कि एहसन इकबाल साहब ने लगाया, जिस पर आपको बहुत सारी जगहों पर दर्शन देने के लिए बुलाया जाता है गाए बगाए, सर उसका कुछ अगर तस्करा हो जाए। देखिए, मुझे खुशी है आपने वो सवाल किया है। मेरे ऊपर जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस बनाया गया है उसके 4 वॉल्यूम्स हैं और उन चारों वॉल्यूम में मैंने माइक्रोस्कोप के जरिए पढ़ने की कोशिश की है। एक पैसे की माली बदउनवानी या खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम यह है कि जी नारोवाल जैसे छोटे ज़िले के अंदर कौमी नौइयत का इतना बड़ा मंसूबा क्यों बन गया है, जबकि नारोवाल का इंतखाब इस मंसूबे के लिए मुझसे पहले 2009 में हो चुका था। हमें ये मंसूबा नामुकम्मल अधूरा विरसे में मिला और हमने दर्जनों मंसूबे जो अधूरे और नामुकम्मल थे उन्हें मुकम्मल किया, उसमें से भी मुकम्मल किया। और मुल्क के अंदर पहला जदीद तरीन 14 खेलों का रिहायशी, तरबियती और खेलों का मंसूबा था, जैसे कि इस जैसे 10 और बनने चाहिए। लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम यह कि आपने ये नारोवाल में बनने में क्यों मदद की। मैंने कोई ज़ाती हैसियत में तो इसे नहीं बनाया। जो फोरम्स थे, जो कॉम्पिटेंट फोरम्स थे, CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, उसकी अप्रूवल से इसके तमाम जो PC1 है उसकी रिवीजन हुई। फिर इसकी जो PSDP की अप्रूवल है वो पार्लियामेंट देती है, कैबिनेट देती है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल देती है। मैंने कोई अपनी ज़ाती दस्तखतों से इसका बजट जारी नहीं किया है। तो ये तो वो झूठे इल्ज़ामात हैं कि जिनका मकसद सिर्फ हमें उलझाना है, हमारी किरदार कुशी करना है कि हर हफ्ते हम अदालतों की पेशियां भुगतें, अदालतों का चक्कर लगाएं, अपना वक्त बर्बाद करें, वकीलों को फीसें दें, वकीलों के साथ मीटिंगें करें। तो ये सिर्फ किरदार कुशी है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, हुकूमत का कोई तर्जुमान आके साबित करे कि उसके अंदर मेरे ऊपर कोई कमीशन लेने का, कोई किकबैक लेने का, कुछ जाती माली फायदा उठाने का इल्जाम है, कोई भी नहीं है। तो अगर खेलों का एक जदीद ढांचा बनाया तो इसमें तो तमगा मिलना चाहिए। मैंने कोई वहां पे खुदा ना खास्ता जराइम काटा तो नहीं बनाया, मैंने कोई खाना तो नहीं बनाया। सर शिबली फराज साहब न जाने क्यों खफा दिखाई दे रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। कहते हैं उनका रवैया नामुनासिब है, मगरूर हैं, नादानी का ताना भी दिया है। मेरी समझ में नहीं आया, मतलब अगर वो मगरूर हैं तो एहसन इकबाल या एहसन इकबाल को चलो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन शिबली फराज को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वो नादान है तो उसका शिबली फराज से क्या ताल्लुक़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक़? सर ज़रा मुझे समझाइए। देखिए, मैं खुद इस पे ज़रूर अफसोस का इजहार करूँगा। शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात बनने से पहले अच्छे भले इंसान थे, लेकिन असल मसला ये है PTI के अंदर, वहाँ पर अगर आप चंद जो मसाहिब हैं इमरान खान साहब के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनकी अहमियत बनेगी, 3-4 वज़रा का ग्रुप है कि जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर कोई वज़ीर उन जैसी गुफ्तगू नहीं फरमाता तो इमरान खान साहब के यहाँ उसकी पजीराई नहीं है। तो इस वक्त अगर कोई पढ़ा लिखा वज़ीर भी है, मिसाल के तौर पे असद उमर साहब हैं, जिनकी बड़ी इज्जत भी मैं करता हूँ,
लेकिन अगर आप उनकी तकरीरों को देखें, उनके तर्ज कलाम को देखें, तो वो भी अब उन जियालों की तरह हो गए हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब लोग हैं। चूंकि वहाँ एक मुकाबला है कि खान साहब से उसी को शाबाश मिलती है जो गाली गलौज करता है, और जो कोई तहम्मुल की बात करता है, कोई शाइस्तगी की बात करता है, तो वो इमरान खान साहब के इनर सर्कल से निकल जाता है। आपने देखा नदीम अफजल चंद साहब का क्या असर हुआ, आपने देखा सुमसाम बुखारी साहब का क्या असर हुआ। ये लोग वो हैं कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जिनकी कोई रवायात थी, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करते थे, वो नहीं चल पाए उनके साथ। तो यहाँ पर तो वही है कि जो गाली गलौज करे, जो अपनी जबान को गंदा करे, उसी की शाबाश होती है, और उसी पर शिबली फराज साहब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल होता ये है कि जिस बंदे की फितरत ऐसी ना हो, वो कहते हैं कि जब कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो यही कुछ उनके साथ भी हो रहा है। सर, पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन ने मेरे ख्याल है उस एक सियासत को का एक नमूना पेश किया जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, और अब एक ज़माना हुआ नवाज़ शरीफ साहब भी उनके तकलीद फरमा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब अरसे से मुल्क से बाहर हैं, ऑटो मोड पे पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा जाए तो वो इंतहाई हद तक जिसको कहते हैं सिर्फ अपने मुकदमात भुगतने में, अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, और बाज़ दफ़ा तो सिर्फ बगले झाँकने में मसरूफ़ दिखाई देती है। आपको नहीं लगता कि बस अब कायदे तहरीक को वतन वापस आ जाना चाहिए, मुकदमात का सामना करना चाहिए, और वो जिसको कहते हैं कि मर्दों की तरह से चीज़ों को फेस करना चाहिए, ना कि अब अपनी जिसको कहते हैं बीमारी की ढाल ले करके? और सर अब बहुत हो चुका मेरा ख्याल है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को कोई ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि उन्होंने कमज़ोरी दिखाई है। उन्होंने बहादुरी के साथ इस हुकूमत के जबर का मुकाबला किया है, और वो शख्स जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़कर अपनी बेटी के साथ आ गया, ये जानते हुए कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसको कोई कमज़ोरी का ताना नहीं दे सकता। उनकी जो बाहर जाने की इजाज़त है वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी, और ख़ुद अब हुकूमत के वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनको बाहर जाने की इजाज़त लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर दी गई थी। वो वाकई ही उनकी जान को ख़तरा लाक था। हुकूमत ये चाहती थी कि बजाय ये कि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा ज़ेरे हिरासत यहाँ पे पेश आए, इनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दें, बाहर कोई ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। ये अल्लाह का करम है और उनकी वालदा की दुआएं थीं कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई, और वो आहिस्ता आहिस्ता रूबे सेहत है, उनका इलाज चल रहा है। और अदालत ने भी उन्हें यही कहा था कि जब आपके मुआलजीन आपको ये सर्टिफिकेट देंगे कि यू आर फिट टू गो, आप फिर वापस आ सकते हैं। उनके अभी 1-2 प्रोसीजर्स भी होने बाकी हैं, क्योंकि बरतानिया में भी कोविड की वबा बहुत संगीन है, और वहाँ पे उनका पूरा जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी बहुत प्रेशर के अंदर है, और वहाँ पे बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ता है आपको सर्जरीज के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ही वो स्टेबल उनकी मुकम्मल हालत होगी और डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त देंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून में, उनको तो नाअहल कर दिया गया ओहदा लेने के लिए। मुस्लिम लीग नून के जितने ओहदेदार हैं वो तो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो हमारे अंदर किसी किस्म का कोई क़यादत का बहरान नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि जितना हम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, किसी अपोजिशन की जमात को उस तरह का निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुरखरू हुए हैं, और ये हुकूमत अगर और करेगी उसका भी हम मुकाबला करेंगे। लेकिन हमने अपोजिशन में रह के डट के इस हुकूमत का किया है, इसकी पॉलिसीज को एक्सपोज किया है। अभी आपने देखा कि ये किस तरह चोर दरवाजे के साथ इंडिया से तजारत शुरू करने लगे थे। ये मुस्लिम लीग नून है जिसने आवाज उठाई। क्या आप हमें बताएं कि क्या कश्मीर के ऊपर आपको कोई यकीन दहानी हासिल हुई है? क्या भारत ने कोई नरमी दिखाई है? क्या वहां पर कत्लो गारतगरी बंद हुई है? सर आप वहीं ले आए गुफ्तगू को जहां मैं चाहता था कि हम आए कश्मीर के मामले पर हम बात करें, हुकूमत की अप्रोच के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मौजूदा हुकूमत की भारत नवाज पॉलिसीज़ के हवाले से या मुबैना भारत नवाज पॉलिसीज़ के हवाले से। आपने कहा कि क्या अश्योरेंस हासिल की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से भारत की तरफ से ऑन कश्मीर इशू। सर, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन अगर आपको याद दिलाऊं, मैंने उस पर ठीक ठाक प्रोग्राम्स पिछले चैनल में और उससे पिछले चैनल में भी दागे थे, जिसका मुझे रिपरकशन भी भुगतना पड़ा था और बहुत लंबी एक तफसील है, अगर मैं जाऊंगा तो उसमें मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे। मुख्तसर अहवाल ये कि सर, सज्जन जिंदाल को मरी की चोटियों पर ले करके और उससे राजो नियाज करने वाली नून लीग की क़यादत थी, ना कि इमरान खान। मोदी को सरप्राइज विजिट के नाम पर पाकिस्तान में रिसीव करने वाले नवाज शरीफ साहब थे, ना कि इमरान खान, ना कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, ना कि कोई और। सर, ये मिसाल तो बहुत पहले सेट कर दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से। इसको तो सिर्फ ये फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। मुझे आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब एक आबरूमंदाना इंडिया के साथ डिप्लोमेसी के जरिए हालात नॉर्मलाइज कर रहे थे, तो उन्हें कहा गया मोदी का यार है। हमारे दौर में तो भारत को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर को एनेक्स कर ले। हमारे दौर में तो भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान की जो कश्मीर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें जूती के नीचे रोंद डाले। हमने एक आबरूमंदाना डिप्लोमेसी की। भारत के वजीर आजम, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे या वो नरेंद्र मोदी थे, वो पाकिस्तान चल कर आए। आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपके घर चल के आता हूँ, इसमें आपकी इज्जत है, या मैं आपको किसी जगह और बुलाता हूँ मिलने के लिए, उसमें आपकी इज्जत है? अगर भारत के वजीर आजम खुद चल के पाकिस्तान आ रहे थे तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आबरूमंदाना सफारतकारी का सबूत था। अब इनकी हालत क्या है कि असेंबली में खड़े होके एक एटमी ताकत का वजीर आजम फरमाता है जी मैं फोन कर दूं, मेरा फोन कोई नहीं सुनता। अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें किसी तीसरे मुल्क के अंदर अपने किसी नुमाइंदे से बिठा के बातचीत करा लो। फिर हमने सुना एक बड़े नसीम एजाजी के नावलों के किरदार की मानन हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान नियाजी साहब जो कौमी हमीयत का लेक्चर दिया करते थे, जो बताते थे कौमी गैरत क्या होती है। अब हमें बताएं कि ये कौन सा तर्ज सफारतकारी है कि एक तरफ तो आप हमें 4 दिन पहले लेक्चर दे रहे थे कि मोदी हिटलर है, उसकी हिंदुत्व ने मुसलमानों को तबाह कर दिया और मैं पूरी दुनिया में इसका चेहरा जो है वो चाक करूंगा, पर्दा उससे। अब यकायक क्या हुआ है कि आप एकदम ये कह रहे हैं कि भारत से हमने कपास भी मंगानी है, चीनी भी मंगानी है और हर चीज को नॉर्मलाइज करना है। ये तो उसी तरह है जैसे हफीज शेख साहब के लिए 3 दिन पहले आप कह रहे थे बहुत काबिल आदमी है, हमने इनको बरकरार रखना है, 3 दिन के बाद अचानक कहा ये तो महंगाई के जिम्मेदार है। लेकिन सर, महज 24 घंटों के अंदर ये कपास और चीनी वाले मामले पे भी तो यू टर्न ले लिया गया। जी, वो इसीलिए कि जब ऑपोजिशन ने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तो उसके दबाव के नतीजे में इन्होंने वापस लिया। वरना आप ये देखिए कि वजीर तिजारत कौन है आज पाकिस्तान में? इमरान नियाजी साहब हैं। वो समरी किसकी मंजूरी के साथ काबीना में पेश हुई? इमरान साहब की मंजूरी के साथ हुई, जो उसमें 2 सतह की मंजूरी चाहिए होती है। एक, वजीर अपने मुतलका वजारत की समरी को पेश करने की इजाजत देता है, और दूसरा फिर वजीर आजम कैबिनेट के एजेंडे को अप्रूव करता है कि इस चीज को कैबिनेट के एजेंडे में ले आओ। तो इमरान साहब ने बहसियत वजीर तिजारत पहले उसकी मंजूरी की हमायत की, इसके बाद उसे काबीना के एजेंडे में शामिल करने की इजाजत भी दी। लेकिन जब वहां उनके चंद वुज़रा ने कहा कि इस पे अवामी रद्द अमल होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन उस पर मजबूत अपना मौकफ दे चुकी थी, तो ये डर गए और ये अवामी दबाव के डर से पीछे हुए हैं। वरना इन्होंने तो सौदा कर लिया था, ये तो हर चीज पसे पुश डालने के लिए तैयार हो गए थे कश्मीर के लिए। आप मुझे बताइए कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या किया है? वजीर आजम ने किसी एक मुल्क का दौरा किया है? वजीर खारजा ने किसी एक मुल्क का दौरा किया है कि जहां पर जाके कश्मीर के हवाले से सफारतकारी की हो? ये तो बस है कि यूएन की तकरीर करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो यूएन तो एक किस्म का हाइड पार्क है जहां पे हर कोई जाके तकरीर कर लेता है, लेकिन उसके बाद तो उसका कोई अमली फायदा नहीं होता। जो फायदा होता है वो सफारतकारी में
आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, आपको ममालिक को अपना हमनवा बनाना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके लॉबिंग करनी पड़ती है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के फोरम पर भी 16-17 वोट हासिल नहीं कर सके, वहां करारदाद ही नहीं पेश कर सके। बिल्कुल दुरुस्त है सर, आपने फरमाया कि वो एक हाइड पार्क की हैसियत रखता है यूएनओ, वहाँ पे तो कोई भी जाए और तकरीर कर ले। लेकिन सर नहायत माजरत के साथ ऑब्जर्वेशन है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, काइंडली तरदीद फरमा दीजिए या तो फिर इत्तेफाक फरमाइए, जो आप चाहें। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ तकरीर की हसरत पूरी करने गए थे और उस पूरी तकरीर में उन्होंने कहीं कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को एक तकरीर करने का मौका मिला जिसका खुमियाजा हम आज तक किसी न किसी सूरत में भुगत ही रहे हैं। सर नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण का नाम क्यों नहीं लिया था? मुझे ये बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बुरहान वानी का नाम नहीं लिया? और फिर ये बताइए कि आज कुलभूषण को सजा खत्म करने के लिए किसने ऑर्डिनेंस जारी किया? नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया था ना। ये तो इमरान हुकूमत है जिसने एनआरओ देने की कोशिश की कुलभूषण को भी, और वो फिर पकड़े गए, उसके ऊपर ऑपोजिशन ने शोर मचा दिया, तो फिर ये बोल्ड हो गए उसके ऊपर। वरना इन्होंने तो कुलभूषण के नाम के साथ उसको खसूसी सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। जबकि हम जेनीवा में जब इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे तो हमने वहां पर यह दलील दी थी कि मिलिट्री कोर्ट की सजा मौत के लिए किसी किस्म की हमारे कानून में तरमीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी है उन्हें हाई कोर्ट्स में रिलीफ मिला है। तो कुलभूषण को अपील करने के लिए किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने वहां पर भी उसको एक वीआईपी रास्ता दिखाया, उसके साथ एक खसूसी मराद का रास्ता किया। तो ये कौन कर जिम्मेदार है? यही मैं कहता हूं ना, ये हुकूमत इस कदर झूठ बोलती है, इस कदर लोगों को गुमराह करती है कि इनका जो झूठ है उसकी नहुसत से ही ये अब दुनिया के सामने रुसवा भी हो रही है और मुल्क को भी तबाह कर रही है। सर एक एनआरओ तो अभिनंदन नामी पायलट को भी दिया गया था। मतलब मैं तो यही कहूँगा, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि बिला सोचे समझे ये हातिम ताई की कब्र पर लात उठा करके और इतनी ज़ोर से रसीद कर दी गई है। कम से कम कुछ वेट किया होता, कुछ थोड़ा सा वेटेज लाए होते अपने मौक़िफ़ में, कुछ थोड़ा सा और सरेंडर करने दिया होता, पॉलिटिकली या सिफारती तौर पर एक्सप्लॉइट किया होता अभिनंदन की मौजूदगी को। ताहम मेरे सरकार ने इसका भी जहमत ना उठा रखी और बल्कि कुछ लोगों का जिनका ताल्लुक़ यकीनन अपोजिशन जमातों से, नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर, उनका यह भी कहना था कि कुलभूषण को भी अगर बच निकलना है तो उसे भी पीटीआई में शमूलियत का कोई रास्ता देखना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि जो अभिनंदन को इन्होंने छोड़ा है, बुनियादी बात यह है कि जो डिप्लोमेसी होती है और स्टेट क्राफ्ट जो होती है, ये बैटल ऑफ नर्व्स होती है, ये असाब की जंग होती है। अगर आपके असाब हों तो आप अपनी मूव्स को तहम्मुल के साथ और फरासत के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नर्व्स नहीं है तो आप पैनिक कर जाते हैं। इस हुकूमत ने पैनिक में उसको छोड़ दिया, और हमने उस वक्त भी कहा था कि यार एक चाय की प्याली जो पिलाई है को 2-4 और पिला देते, को 2-4 दिन बाद छोड़ देते, क़यामत तो नहीं गिर जानी थी, क़यामत तो नहीं आ जानी थी। लेकिन आपने अपनी कमजोरी का सबूत दिया, आपने ये साबित किया कि आप प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हुकूमत, जो कि हम इलेक्शन से पहले कहते थे कि एक अनाड़ी को पाकिस्तान पे बिठाने की हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हर रोज हम वो कीमत अदा कर रहे हैं। हर रोज पाकिस्तान की मईशत वो कीमत अदा कर रही है, हर रोज पाकिस्तान की सफारतकारी वो कीमत अदा कर रही है, और हम ये मजीद कीमत अदा करने के मुतहम्मिल इसलिए नहीं हो सकते कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। दुनिया हमसे कुछ तवक्कुआत रखती है। जिस मुल्क में 24 घंटे की बुनियाद पे कौमी सतह के फैसले यू टर्न लिए जाएंगे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? राइट सर अब थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रा हज़रत बिलावल के उस बयान की तलखी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा जिसमें उन्होंने फरमाया कि गिलानी की कामयाबी नून लीग समेत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। सर बात यहाँ तक पहुँच गई है? मैं समझता हूँ कि इसका मुझे सियाको सबक तो नहीं मालूम कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया है। गिलानी साहब कभी कामयाब नहीं हो सकते थे अगर मुस्लिम लीग नून फुली उनको सपोर्ट ना करती। हमारे 81 वोट कौमी असेंबली में अगर उनको ना पड़ते तो वो कभी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे, और इसी तरह सेनेट में भी उनको हमारे तमाम सेनेटर्स ने वोट दिए हैं। और अब ये बात साबित हो गई है कि अगर वो 7 वोट जो उनको मिल जाते
जिससे कि वो जीत सकते थे, वो साथ के साथ खुद पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की हदायत के मुताबिक नामों पे मोहर लगाने वालों के वोट थे। तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं, हमने तो खलूस से नियत और दिल के साथ उनकी कामयाबी के लिए वोट भी दिया था। अलबत्ता हमें इस बात का जरूर दुख हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब एक पुराने डेमोक्रेट हैं कि उन्होंने अपने वोटर से मशवरा किए बगैर उन लोगों को छोड़ के जिनके वोटों से वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बाप के साथ जाके हाथ मिला लिया, सरकारी जमात के साथ हाथ मिला लिया। और पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि बाप पार्टी किसके कहने पे वोट देती है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर, प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक को शामिल करना पड़ेगा। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक जुमला कसा था, मुझे बहुत अभी तक लुत्फ़ आ रहा है उस एक जुमले पर। सर बाप के कहने पर तो औलादें पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाती हैं, यहाँ तो सिर्फ एक वोट ही दिया है और उस पर इतनी नाराज़गी, इतनी खफगी, ये मामला शोकॉज नोटिस तक पहुंच गया है। लेकिन आपको लगता है कि ये शोकॉज नोटिस का जो तकल्लुफ़ है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपीपी को और एएनपी को सर्व किया जा रहा है, इसका कोई नतीजा बरामद होगा? देखिए, हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी, एतमाद बहुत मजरू हुआ है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के फैसला कुन मोड़ पे थे। पिछले 6-7 माह की जो एक मुश्तरका जद्दोजहद थी, अब ये ऐसे ही है कि जैसे आप बॉल को ले जाएं मुखालिफ टीम के डी के अंदर और गोल करने का वक्त हो, तो वहां पे कोई आपका अपना ही खिलाड़ी ऐसा फाउल कर दे जिससे आप उस गोल करने की सलाहियत को खो दें। तो मैं समझता हूं कि अगर इस मौके पर पीपल्स पार्टी 9 जमातों का साथ देती और हम सब मिलकर लॉन्ग मार्च करके इस्तीफा दे देते, तो ये निज़ाम इतना बुसीदा हो चुका है कि ये सारा सेटअप गिर जाना था। तो पीपल्स पार्टी ने उस इस्तीफे की ऑप्शन से खुद को अलहदा करके हुकूमत के लिए एक आसानी पैदा की, और फिर दूसरी आसानी ये पैदा की कि उन्होंने पीडीएम जमातों को छोड़कर जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी के साथ एक नया इंतखाबी या कह लीजिए इत्तेहाद सेनेट के चेयरमैन के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बना के खुद ही अपनी राह को पीडीएम जमातों से अलहदा करके एक नए सियासी जत्थे या एक नए सियासी इत्तेहाद की वो उसमें सफ में शामिल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइडिंग लाइन है जिसको उन्होंने क्रॉस किया कि आप अपोजिशन की सियासत करते करते हुक्मरान जमात के साथ, उनके इत्तेहादियों के साथ मिल गए, एक ऐसी पार्टी के साथ मिल गए कि जिसको सारी दुनिया जानती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, उन्हीं के हाथों की बनी हुई जमात है। तो इसने आपस का इत्तेमाद बहुत शदीद तौर पे मजरू किया है, और हम इसीलिए जानना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को, जो उनसे जवाब तलबी की गई है कि वो अगर हमें कन्विंस कर सकें कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी था या उनके लिए इससे क्या मकासद पेश नज़र थे, मुल्क में आइन और जमहूरियत की जद्दोजहद इस बेअसूली के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, तो हम शायद मुतमिन हो जाएं। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि हम सब बहुत गहरे शदीद सदमे में हैं, चूँकि ये जो पिछले 7-8 माह की जद्दोजहद थी, इसके साथ लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं, और किसी एक पार्टी की तरफ से इस मौके पर कोई भी बेअसूली उस जद्दोजहद के लिए एक सेटबैक बनी है, और आइंदा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उससे हम निकल आएँ, लेकिन फिल वक्त इससे हुकूमत को एक बेल आउट मिला है। सर आपने भी जमात इस्लामी का नाम भी लिया बाप पार्टी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी ने जो एक अलाइंस कायम किया था जिसका फ़ायदा हुकूमत को हुआ बकौल आपके। पूछना ये चाह रहा था कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुतअद्दिद मरतबा उनका ये बयान सामने आ चुका कि अपोजिशन में और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं, असल झगड़ा दूध की बोतल का है। बोतल इस वक्त पीटीआई के पास है जिसका रोना रो रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और फजलुर रहमान साहब। ये व्यूज़ हैं सिराजुल हक साहब, मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के। उसके बावजूद
जमात इस्लामी का कोई इस तरह का कोई इमेज भी नहीं है कि वो सियासी फ़वाद के लिए या NRO लेने के लिए कोई इस तरह का काम करेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं, कोई गैबी ताकत थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के साथ अलाइंस करने पर जमात इस्लामी मजबूर हुई? क्योंकि जमात इस्लामी ने कराची में हुकूक कराची रैली के नाम पर एक रैली दागी है और उसमें उसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक महाज बना करके हाफिज नईम को कराची का बेटा और कराची का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी खुद सिराजुल हक साहब से बहुत तफसील से बात हुई थी डस्का के इंतखाबी मार्के के हवाले से। वहाँ पर जमात इस्लामी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा, तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप वहाँ पर हमारी हमायत करें। तो हमें जमात इस्लामी की क़यादत ने यह कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके अपना तशख़्ख़ुस जो है वो मुल्क की जमातों से अलहदा किया है। हम अपने इनफरादी तशख़्ख़ुस पे किसी किस्म का अब आइंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम किसी भी दीगर जमात के साथ ताउन नहीं करेंगे, हमारी अपनी इनफरादी सोच होगी। और इसीलिए हमने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पे भी उन्होंने बाद में कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। हालांकि उस वक्त वोट ना डालने का मकसद तो सिर्फ ये था कि आप अपोजिशन का एक वोट घटा के हुकूमत की इनडायरेक्टली मदद ही कर रहे हैं। लेकिन फिर यकायक क्या हो गया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए तो आपने वोट नहीं डाला कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इतना जरूरी हो गया कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून और PDM के दीगर जमातों के उम्मीदवार के मुकाबले में ज्यादा मोतबर समझा और उन्होंने इसको वोट डालने में ही अपना सियासत को आफियत समझी। तो ये फिर कुछ शकूक व शुबहात तो पैदा होते हैं। गोया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी कौमी मूवमेंट, सब एक टेलीफोन कॉल की मार है, अगर बाल्फाज दीगर मैं समअप करूं तो। बस ये आप कह सकते हैं, आपके पास फ्रीडम। सर, डस्का की बात कर लेते हैं। डस्का में दोबारा इलेक्शन के मामले पर हुकूमत को निहायत खिफ़त उठानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है। डस्का में जो कुछ हुआ किसी एतबार से खुशाइंद न था, ताहम बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को भी नहीं था। ताहम यहाँ पे डस्का में अब आप क्या पॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज होता देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म इलेक्शन चोरी करने की साजिश पकड़ी गई है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जियो फेंसिंग हुई है, जिससे पता चला है कि किस तरह उनको लेके जाया गया, एक मुकाम पे इकट्ठा किया गया, वहाँ पे इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। ये सारा अमल हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर तो नहीं हो सकता, कोई इनफरादी तौर पे नहीं कर सकता, चूँकि उन तमाम लोगों के साथ पुलिस की एस्कॉर्ट लगी हुई थी। जब तक पुलिस इस ऑपरेशन में शामिल ना हो, आप ये कुछ नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि एक ये बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे वोट को इज्जत दो नारे की, कि डस्का के अवाम ने पहरा दिया। मैं भी उस रात वहाँ मौजूद था, मुझे भी ये सादत हासिल हुई कि मैंने भी वहाँ पर अपना हिस्सा डाला उस पहरे के अंदर। और फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने रीपोल कर दिया। लेकिन रीपोलिंग से ज़्यादा अहम बात यह है और ज़रूरी बात यह है कि इस बात का तयन होना चाहिए कि इस ऑपरेशन का हुक्म किसने दिया था, ये किसके ईमा के ऊपर कार्रवाई की गई है और इसके अंदर कौन कौन शरीक था। क्योंकि अवाम के वोट को चुराना आइन के साथ गद्दारी है। ये उस ट्रस्ट को डाका डालने के मुतरादिफ है जिसके ऊपर, जो सीक्रेट ट्रस्ट हमारा आइन कहता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। तो ये लोग जिन्होंने ये घिनौना काम किया है वो आर्टिकल 6 के तहत सजा के मुस्तहिक हैं। और अगर हम ये बात नहीं रिकॉर्ड पे लाएंगे कि किसके हुक्म से ये कच हुआ था, कौन कौन इसमें शरीक था और उनके लिए क्या सजा होगी, तो मैं समझता हूं कि इस कहानी को हम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। सर, आखिरी सवाल बस मैं ये जानना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की सेहत के हवाले से खबरें आ रही थी। डॉक्टर अदनान का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने फिर वही प्लेटलेट के बारे में बात की कि उनके प्लेटलेट खुदा न खास्ता गिर गए। कंफर्म कीजिएगा ये दुरुस्त है खबर या नहीं। और दूसरा, मरियम नवाज़ के बारे में इंकशाफ फरमाया गया है सरकारी तौर पर कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रिक्वायर्ड हैं, मुलव्विस हैं, खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर, इसलिए वो बाहर जाने का उनके सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मरियम नवाज साहिबा इस बात का खुद जवाब दे चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत के रुखसत होने तक वो ना कहीं जा रही हैं
और इस हुकूमत को घर बेच कर ही वो कहीं जाने का सोचेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बहस जो है गैर ज़रूरी है। गैर ज़रूरी है। एहसन इकबाल साहब, सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रखी, आपका मशकूर हूँ। नाज़रीन, ये थे एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और ये था आज का शो। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बशर्ते फ़ुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।